अरे बात नहीं अब। पिछली जो क्लास थी यानी कल हमने वायुमंडल का टॉपिक शुरू किया था, जो पहला टॉपिक था जिसमें कुछ सामान्य बातें हमने की थी कि वायुमंडल का संगठन और संरचना की बात की। तो संगठन की जो बातें थी वो कल की क्लास में हमने कर ली थी। वायुमंडल का संगठन यानी उसका निर्माण किन किन चीजों से हुआ है, तो आपने तीन चीजें बताई। कौन सी? गैस, जलवाष्प और धूलकण। और उन प्रत्येक का रोल देख लिया किस प्रकार से। ज्यादातर जो सवाल होते हैं वो इसी पार्ट से पूछ लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आगे वाला पार्ट हम पढ़ेंगे नहीं। अब आगे जो नेक्स्ट इस टॉपिक के अंदर जो बात करेंगे वो वायुमंडल की संरचना के ऊपर बात करेंगे। सागे सागे याद कर लियो, हर एक लाइन के अंदर एक या दो प्रश्न है। मत तो करके यहाँ छोड़ दो, बोले आ छोड़ दे तो फिर ठीक कौन रहेगी। छोड़ना रही सारी छोड़ी है थाने पहले में बताया। और मेरा आइडिया मौके की पेपर खातर इतनी पर्याप्त भी है, यूँ ज्यादा की मन लागे को नहीं जरूरत है। धीरे धीरे फिर बीती याद हो जाएंगे, बाद में और थे की पढ़ लियो चाहे, लेकिन पहले याद करके पढ़ना है। अभी ना पढ़ा लियो काम। एक बारी और मंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना में से भी बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। और वायुमंडल की संरचना के बारे में वैसे तो मैंने बताया था कि छठी क्लास से जहाँ एसएसटी शुरू होती है वहां पर भी ये टॉपिक होता है। और उसके बाद में फिर आगे 11th के अंतर्गत जब आप आए थे तो तब आपने भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें भी ये जलवायु का जो पहला टॉपिक था वो यही था। और जब ग्रेजुएशन में आए तो वहां पर भी यही था, और पीजी के अंदर भी था। तो सब जगह हम को पढ़ के आए। यहां पर बात कर रहे हैं कि वायुमंडल की संरचना यानी उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। दो चीजें पहले हम कल बात की थी, संगठन यानी उसका निर्माण कैसे हुआ है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वायुमंडल का ढांचा कैसा है। तब हम कहते हैं वो एक लेयर के रूप में पाया जाता है, परतों के रूप में पाया जाता है। संरचना किसके रूप में है? परतों के रूप में। अंग्रेजी में जिसको आप लेयर कह सकते हो, हिंदी में आप यूं कह सकते हो परत के रूप में कह दीजिए, चाहे संस्तर के रूप में कह दीजिए। यही तो पढ़ते हो आप, क्षोभ मंडल की बात करते हो, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ये क्या है? लेयर ही तो है। कोई पतली होगी कोई मोटी होगी वो अलग बात है, लेकिन परत कह दीजिए या लेयर के रूप में। संगठन का मतलब उसका निर्माण कैसे था। संरचना का मतलब उसका ढांचा किस प्रकार का है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो वायुमंडल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? परतों के रूप में है। हमसे कोई ऐसा नहीं पूछेगा वायुमंडल की स्ट्रक्चर कैसी है, लेकिन कई बार इंटरव्यू वगैरह होते हैं उसमें इस प्रकार के सवाल आपसे कर लिए जाते हैं कि संगठन और संरचना में अंतर बताइए। या हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें पता जरूर होना चाहिए कि हम संगठन में क्या पढ़ने वाले हैं और संरचना में क्या पढ़ने वाले हैं। अब वायुमंडल की जो संरचना है, इसको इसका जो वर्गीकरण है उसको हम दो भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। एक आप देखेंगे प्राचीन वर्गीकरण। कौन सा? प्राचीन वर्गीकरण। और दूसरा नवीन वर्गीकरण। अब जो प्राचीन वर्गीकरण है उसमें जो क्लासिफिकेशन का आधार है यानी वर्गीकरण का आधार क्या रखा गया है? आधार रखा गया है तापमान को। किसको? तापमान को। अब बात आती है तापमान को तो आधार रखा है, तापमान का क्षैतिज वितरण या तापमान का लंबवत वितरण है? क्षैतिज को नहीं है। पंडित जी बोले क्यों? अच्छा पीछे में बोले हैं। हाँ तू तो ठीक है बोले, ठीक है। देखिए के तत्व तो बोले यहाँ है। हाँ एग्जाम में तो बेरो कौन थे के पढ़ोगा, भगवान भरोसे ही है। हाँ अभी तो फेर ही माड़ा मोटा की सुनो तो जिये क्लास खत्म हो जाए कई दिन बाद में धीरे धीरे दूसरा जिया जिया प्रभाव में आता जाओगा नहीं, और वो
प्रभाविकता के कारण फिर दूसरी चीज़ा, हाँ यार यहाँ कर लेनी चाहिए, यहाँ कर लेनी चाहिए, बाई चांस नहीं आयो तो मैं बाई को मैं थाने बतायो कोई इलाज कोई नहीं, ठीक है। और फिर नई नई चीज़ें आपके सामने आएंगे, नए नए तरीके आएंगे, तो फिर आप उसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे और फिर जो मूल जहाँ थे उससे विचलित हो जाते हैं। ये कारण मैं ताकूं कि कहीं गुंगा बावड़े ने एक ने पकड़ लियो नहीं, मैंने पकड़े राखी करो जो ठीक ठाक सो करांत हो कठई। तो इसका मतलब रोज रोज नए ट्रैक बदलने की जरूरत नहीं होती है। यहां पर यह सवाल कई बार हमारा ध्यान नहीं रहता है कि यहां पर हमने बात की है कि तापमान का जो वर्गीकरण, तापमान के आधार पर जो प्राचीन वर्गीकरण किया गया है, लिख देते हैं कई बार तापमान के लंबवत वितरण के आधार पर या तापमान के क्षैतिज वितरण के आधार पर। क्षैतिज का मतलब तो इस प्रकार से हो गया, और लंबवत कह दीजिए या ऊर्ध्वाधर कह दीजिए, इस प्रकार से। तो ये तापमान का कैसा है, ऊर्ध्वाधर कह दीजिए या लंबवत कह दीजिए। तो तापमान के ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण के आधार पर वर्गीकरण किया गया, जो पुराना किया गया। और नवीन जो वर्गीकरण है वो रासायनिक विशेषता के आधार पर। किसके आधार पर? रासायनिक विशेषता की बात करें, जिसमें आप देखोगे कि अलग अलग लेयर मिलेंगी, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, इस प्रकार से। तो प्रश्न दोनों ही बनते हैं। प्राचीन वर्गीकरण किसके बेस पे? तापमान के, और तापमान का ध्यान रखना है लंबवत वितरण। नवीन वर्गीकरण रासायनिक विशेषता के आधार पर दिया था ये मार्सेल निकोलेट ने। प्रतिपादन किसने किया? मार्सेल निकोलेट। ये तीनों सवाल पूछे गए हैं। प्राचीन जो वर्गीकरण है तापमान के ऊर्ध्वाधर, नवीन वर्गीकरण किस आधार पर? रासायनिक विशेषता के आधार पर। किसने दिया? मार्सेल निकोलेट ने। इसको आप देखोगे कि नवीन वर्गीकरण को आगे जाकर के हम पढ़ेंगे, इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक हम बात करेंगे सममंडल की और दूसरा विषम मंडल की। इनको आगे जाकर के डिटेल में करेंगे कि सममंडल में क्या है या विषम मंडल में क्या है। सममंडल को अंग्रेजी में होमोस्फीयर और विषम मंडल को हेट्रोस्फीयर। तो नवीन वर्गीकरण को आपने दो भागों में। प्राचीन जो वर्गीकरण है वो तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर बांटा गया। कितने भागों? 5 भागों। 5 भागों में। सममंडल विषम मंडल, यानी आपने दो भागों में बांटा, यह भी सवाल आया हुआ है। विषम मंडल को कितने भागों में बांटेंगे वो आगे की बात है। यहां तक बात आ गई। फिर इसमें आप नोट्सों के अंदर देखोगे तो आपको शुरुआत के अंदर यही लाइनें मिलेंगी, प्राचीन वर्गीकरण और फिर उसके बाद में नवीन वर्गीकरण। एक लाइन आपको यहां पर और मिलेगी कि सर्वप्रथम वायुमंडल का जो वर्गीकरण है वो किसने किया? मेरान ने। किसने किया? मेरान ने। ये अभी तक मेरे सामने तो नहीं आया कि पेपर में पूछा हुआ, लेकिन अलका गौतम की किताब के लाइन ये दे रखी है, तो हो सकता है उस बुक में से अगर कोई उठाएगा ना तो यहां से आपके सामने आ सकता है। क्योंकि जनरली उस कंडीशन के अंदर आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा कि वायुमंडल का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, तो आप क्या बताएंगे? प्रथम बार कह दीजिए या फिर आप कह दीजिए सर्वप्रथम। मेरान ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। इससे ज्यादा उसमें नए डिटेल की बात की गई, नए हम जाएंगे, लेकिन एक सेंटेंस याद रख लेना, अगर सर्वप्रथम पूछे तो किस विद्वान का नाम आएगा? मेरान का। और कब बांटा? 1754। 1754 आपने याद रह जा तो ठीक है, नहीं रह जा तो कोई ज्यादा विशेष फर्क कौन पड़ेगा, लेकिन इस शब्द को जरूर याद रख लेना। तो 4-5 बातें हैं शुरुआत में, इस एक शब्द को छोड़ करके बाकी सारे पूछे गए। वो कदी न कदी थारा आ जाएगो, और ने तो नेट में तो पक्को आयो रहेगो। थाने पूछ के बनाओगो कि कोई, मैं तो अनुमान लगाऊं जी हाँ पिछले पेपर अकॉर्डिंग, ठीक है नहीं? हाँ। अब एक जो आगे हम बात करेंगे इसमें प्राचीन वर्गीकरण को डिटेल से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में नवीन वर्गीकरण को। प्राचीन जो वर्गीकरण है, अभी हम पीछे कह के आए थे, आधार क्या रखा है? तापमान। और तापमान का कैसा वर्गीकरण? तापमान का ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत वितरण के आधार पर इसको किया गया। एक यहां पे शब्द आपको और देखने को मिलेगा, यह भी सवाल आया हुआ है कि जो पैटरसन नाम के विद्वान थे, कौन है? पैटरसन। आपसे पूछा इस प्रकार से जा सकता है कि पैटरसन ने
वायुमंडल का जो वर्गीकरण किया उसका आधार क्या था? क्या था? तापमान और वायुदाब, दो चीजें लिए। और तापमान कैसा लिया? वही लंबवत। तो यहां पे आपने बात कर ली तापमान और वायुदाब कितने भागों में? सेम वही है उत्तर तो, 5 भागों में। ये 5 भी पूछेगा, सीधा पूछेगा तो भी आप प्राचीन वर्गीकरण कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में कह देंगे, तापमान के ऊर्ध्वाधर। और पैटरसन का नाम देकर के सवाल ऐसा पूछा गया, पैटरसन ने वायुमंडल को कितने भागों में बांटा? तो आप क्या बता देंगे? 5 भागों में। आधार इसमें एक और लिख दिया, तापमान के साथ साथ में इन्होंने क्या कर दिया? वायुदाब। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर आगे हम जो बात कर रहे थे कि जो प्राचीन वर्गीकरण है उसमें तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर इस प्रकार से सरफेस से यानी धरातल से आप ऊंचाई के साथ में जाओगे तो 5 लेयर आपके सामने कौन सी आएंगी? क्योंकि संरचना का मतलब क्या था? लेयर कह दीजिए, परत कह दीजिए, संस्तर कह दीजिए। सबसे नीचे जिसकी बात करेंगे वो कौन सा आएगा? सौरमंडल। सौरमंडल से ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल की बात कर लेंगे, और फिर ऊपर समताप मंडल, फिर उसके बाद में मध्य मंडल, और फिर उसके बाद में आयन मंडल, और फिर उसके बाद में बहिर्मंडल। पर हम चर्चा करेंगे यहां से किस किस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। ये एक डायग्राम जो बना रखा है, यहां से कई बार सवाल पूछे गए हैं। और इस चित्र को तो जनरली किताब में दिया है, चित्र अरे जिज्ञावज आपने मोटा मोटी तो यहाँ हुआ है, छोड़ दो वो पेज तो आगे चलिया। ऐसा होता है भाई, उस पेज को छोड़ दिया और उससे आगे, क्योंकि पढ़ने में आसानी रहे। 4 पेजा में 2 पेजा में अगर चित्र आ जा तो 2 ही पढ़ना पड़ा, 2 वन देखा है कौन चित्र आपने के काम को। चित्र दे दिया जाता है वहां पे, पेपर के अंदर डायग्राम दिया जाता है और फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से, अभी हम आगे बात करेंगे कि कैसा डायग्राम हमारे सामने आ सकता है। यहां पर ये जो वायुमंडल की लेयर या संस्तर की जो हम बात कर रहे हैं वो लिखें कि 5 भागों के अंदर जो बांटा है, इन 5 भागों के अंदर आप देखिए सबसे पहले नीचे वाला है, उसको हम क्या लिखेंगे? सौरमंडल। सब पढ़ के आए, सौरमंडल कह देंगे या अंग्रेजी में जिसको क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फियर। कई बार तो बहुत सीधा सा प्रश्न आता है कि धरातल से ऊंचाई के साथ में जाते हैं तो वायुमंडल की परतों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। वायुमंडल की परतों को बहुत बार जब आप सवाल करोगे ना, ये सोचोगा बोले इससे सवाल के आवे। बिल्कुल आपके सामने लेक्चरशिप में ऐसे सवाल मिलेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में ऐसे सवाल मिल जाएंगे, नेट के पेपर में ऐसे सवाल मिल जाएंगे, लेक्चरर के पेपर में मिल जाएंगे, या किसी और प्रतियोगी परीक्षा के अंदर मिल जाएंगे, सिर्फ इन नामों से संबंधित। यानी वो कह रहा है कि धरातल से आप ऊंचाई के साथ में जाते हो तो वायुमंडल की परतों को आप क्रम से व्यवस्थित कीजिए। सबसे नीचे कौन सी आ गई? सौरमंडल। सौरमंडल जहां पे खत्म होगा, इसका मतलब जैसे मैं ये बात करूं कि अपने इस कमरे के अंदर बैठे हैं, यहां तक आप मान लीजिए ये छत है, इसको हमने सौरमंडल कह दिया। ऊपर बीच के अंदर दूसरी मंजिल शुरू करेंगे, उससे पहले आरसीसी जैसे कर रखी है छत है, तो वो एक सीमा आ गई, उसको हम क्या बोलेंगे? सीमा। अब वो क्षोभ मंडल के पास में है तो उसको हमें क्षोभ सीमा बोलते हैं। समताप मंडल के पास आएगी तो समताप सीमा बोल देंगे। तो यहां पे दूसरी जो यहां पे मैंने लिखा है वो नाम लिखा है क्षोभ सीमा या ट्रोपोपोज। कई बार अंग्रेजी रचा लें, इला ये नहीं देते, ट्रोपोपोज, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोपोज, स्टेटोपोज, फिर यहां पे स्टेटोस्फियर, स्टेटोपोज, मेसोस्फियर, मेसोपोज, आयनोस्फियर, आयनोपोज, और एक्सोस्फियर, इस प्रकार से देते हैं। तो हिंदी आरा ने कई थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, इसलिए ये शब्द हमें साथ में याद रखने। तो सबसे पहले देखा कि आपने धरातल से 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक गए। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। यानी सरफेस से 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई, औसत ऊंचाई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर। यह भी सवाल पूछा गया, 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर अगर हम जाएंगे तो उस मंडल को हम किस नाम से पुकार रहे हैं? सौरमंडल। हाँ, सौरमंडल या ट्रोपोस्फियर लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी, इसके ऊपर एक परत होती है और उस परत का नाम हमने क्या कह दिया? क्षोभ सीमा।
अब इस 12 किलोमीटर से आप ऊपर जा रहे हो और कहां तक है, 50 किलोमीटर तक। उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, समताप मंडल, या अंग्रेजी में जिसको बोल देंगे स्ट्रेटोस्फीयर, यानी दूसरी लेयर। आप यहां से धरातल से नीचे से शुरू होंगे, सबसे पहले यानी 1 नंबर पे तो आपने किसकी बात कर ली, सौरमंडल की। और दूसरी 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का भावार्थ है यहां से 50 किलोमीटर नहीं, ऑल ओवर ऊंचाई 50 किलोमीटर है, समझ गए ना। तो 50 किलोमीटर तक एरिया आएगा, उसको आप क्या कहेंगे, समताप मंडल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा है उसको आप क्या बोल देंगे, स्ट्रेटोपोज। क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपोज, या हिंदी में बोल देंगे समताप सीमा। क्या बोल देंगे, समताप है, ऐसे लिख सकते हो, समताप सीमा। फिर आप गए 3 नंबर पे, और तीसरा मतलब 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक का एरिया, इसको आप क्या बोलेंगे, मध्य मंडल, या अंग्रेजी में जिसको बोल देंगे मेसोस्फीयर। आपने यही याद रखना। फिर मेसोस्फीयर से आप ऊपर जाते हो तो फिर आप देखोगे कि क्या मिलेगी, एक परत है जिसको मेसोपोज कह देंगे, या मध्य सीमा बोल दिया। फिर उसके बाद में 4 नंबर पे कौन सी आ जाएगी, आयन मंडल। सबने नाम सुना है, बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं। आयन मंडल, या अंग्रेजी में जिसको क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर, जो 80 किलोमीटर से लेकर के कहां तक है, 640 किलोमीटर तक का जो एरिया है, इस एरिया तक। और 640 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर आयन मंडल की जो सीमा आती है उसको हम क्या बोल देंगे, आयनोपोज। और उसके बाद में आप चले जाएंगे बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर, जो सबसे बाहरी भाग होगा। वायुमंडल का पृथ्वी के सबसे निकटतम भाग कौन सा हो गया, सौरमंडल, और सबसे दूर वाले भाग की बात करें बहिर्मंडल। एक तो ये जो नाम है वो सारे के सारे हमें याद रखने, हालांकि थाना मन बेरो है नाम सारा हूं पहल पोत आवे, ठीक है, फिर भी दोबारा कष्ट कर लियो, लिख लियो, याद कर लियो। कई बार इनको ऊपर नीचे करवा देगा। इनको ऊपर नीचे का मतलब है, स्पीयर का मतलब मंडल होता है और पोज का मतलब सीमा होता है। तो यहां पे कई बार क्या करेगा, जल्दबाजी में ऐसे होता है कि वो ट्रोपोपोज पहले दे देगा और ट्रोपोस्फीयर है बाद में दे दिया, और ध्यान नहीं गया। ये नहीं है कि आपको आ नहीं रहा, आ सवाल तो बेसिक सी बात है कि ये आ रहे हैं, लेकिन फिर भी गलती होने की संभावना रहती है। या फिर कई बार आपको सारे के सारे ऐसे सीक्वेंस में नहीं देगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसा नहीं देगा। वो 3 आपके सामने नाम लिख रहा है, यहां से ट्रोपोस्फीयर को ले लिया, फिर यहां से उसने मेसोस्फीयर को ले लिया, और यहां पे उसने एक्सोस्फीयर को ले लिया। इस प्रकार से भी हो सकता है। उल्टा सवाल भी पूछा जा सकता है। ये तो हम बात कर रहे हैं धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हैं, तो ऊपरी भाग से धरातल की तरफ आओगे, इसका मतलब, क्योंकि अभी तक के जो प्रश्नों के अंदर है उल्टी सीक्वेंस में मेरे ध्यान में नहीं आया, हो सकता है पूछा गया हो, तो हो सकता है कभी आपसे उल्टा भी पूछ ले तो कड़कड़ा के ना पड़ियो, बोले मन तो हमें हारी हिंदी में दे दे अगलो पहले पोते ऑप्शन में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। ओ सवाल पूछो, ओ पूछो, और 2 नंबर को तो सवाल तो बीते गई हो, 1/3 गयो, क्या मी गयो, मैं यहाँ कौन पढ़े ऊपर सवाल क्यों, मैं तो यहाँ सोचो कर्म व्यवस्थित करवा रहा है, किससे, कर्म से व्यवस्थित। अब कर्म ऊपर से नीचे की तरफ करवा रहा था या नीचे से ऊपर, बा कुण देखो, बा तो जल्दबाजी में काम करना है नहीं फिर बैठे, तो इतनी जल्दबाजी भी काम की कौन है। अब जो अगली जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि यहां पे जो ध्यान नहीं जाता है वो किस, इस डायग्राम में और क्या बात लिखी है। इस डायग्राम में एक बात ये लिखी है, यहां पे आप देखो होमोस्फीयर, और एक लिखा है हेट्रोस्फीयर। यानी प्राचीन वर्गीकरण के तौर पे तो हमने ये 5 भाग बांट दिए। नवीन वर्गीकरण में हमने कहा था कि वायुमंडल के 2 भाग होंगे, एक तो कौन सा होगा, सममंडल, एक विषम मंडल। तो सममंडल को तो हम क्या लिखेंगे, होमोस्फीयर, और विषम मंडल को हेट्रोस्फीयर। तो आप डायग्राम आपके पास नोट्स है उसमें देखोगे तो यहां पर ये जो नीचे वाले 3 हैं, नीचे वाले 3 का मतलब क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ये तो किस में शामिल है, होमोस्फीयर में। सवाल आया था ऐसा 2006 की स्कूल लेक्चर थी, सुल्तान 2006 आरी, क्या याद है 2006 आरी भी मैं दी, यदि याद है मैंने, उस समय यह सवाल आया था कि होमोस्फीयर में, देखिए अंकुश, होमोस्फीयर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, सवाल ऐसा था। और उसने ऐसे दिया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो कौन सम्मिलित नहीं है,
आयन मंडल सम्मिलित नहीं है। आयन मंडल किस में चला जाएगा? हेट्रोस्फीयर में। फिर उसके बाद में ये नहीं है कि 2006 में ही पूछा था, उसके बाद में नहीं, बहुत बार पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से आपको अलग अलग एंगल से बना लेगा कि निम्नलिखित में से हेट्रोस्फीयर में सम्मिलित भाग है। तो हेट्रोस्फीयर सम्मिलित भाग उसने बात कर ली आपके सामने, आयन मंडल और बहिर्मंडल। यानी ऐसे प्रश्न दे सकता है कि हेट्रोस्फीयर की जब बात कर रहा है, देखा कौन दूसरो ले लिया, बता देख रो थे मैंने, वो ले लिया, व्हाइट ले लिया, वो सही दिख तो होगा है। तो हेट्रोस्फीयर के अंदर अब हम बात कर रहे थे कि जैसे ए ऑप्शन में उसने दिया इस प्रकार से सौर मंडल व आयन मंडल, ऐसे। बी ऑप्शन में उसने दे दिया मंडल व बहिर्मंडल, और सी ऑप्शन में दे दिया कोई दो और ले लीजिए जिसका उत्तर नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां पर अब हमसे पूछ रहा है हेट्रोस्फीयर में शामिल कौन कौन से, तो यहां पे हम क्या करेंगे? आयन मंडल। और एक और बता दूं, आजकल एक तरीको और अपना रखे। एक तरीका क्या है कि जैसे मैं यूं मान लीजिए कि यहां पे आयन मंडल बहिर्मंडल, मैंने तीसरा यहां पे लिख दिया मध्य मंडल, ठीक है। सी ऑप्शन के अंदर जब मैं गया तो फिर मैंने यहां पे वापस आप यूं देखिए सौर मंडल की बात कर ली, कौमा मध्य मंडल की बात कर ली, और फिर उसके बाद में यहां पे मैंने समताप मंडल की बात कर ली, और यहां डी में मैंने लिख दिया उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपने जच्चेड़ी एक मोटा मोटिया हुआ है कि इतो लंबो चौड़ो हिसाब किताब करी हुए तो कोई नहीं वालों तो सवाल ही कोई नहीं उठे, क्योंकि हेट्रोस्फीयर की बात कर रहे हैं तो हेट्रोस्फीयर में तो मना आवे, फिर वो नहीं उसके थोड़ो नीचू ऊपर और सर क्या होगा, समझ गए ना। यहां तक तो हमने किया था भाई, ये तो हमने किया था कि आयन मंडल और बहिर्मंडल तो आएंगे, लेकिन उस ऑप्शन के अंदर एक में आपने देखा मध्य मंडल भी हमने लिख रखा था, तो आपने किया सार लो है तो सरका दो बाई चांस से आ जा तू। ओ मेरे जच्चे को नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं यार, इतनी रमाण करी अगले पेपर बनाए तो क्यों देगो। आजकल के पेपरों में आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, तीनवा मथारकन चौखी बली रमाण कराओगे पहले, और लास्ट में उत्तर आओगे उपयुक्त में से कोई नहीं। अब दुख भी होवे कि वो करा कि नहीं करा, तो करनो होवे। मैं ये सोच के कर दिया यार, बेरो को मेरे यहाँ थोड़ी थोड़ी रील चढ़े, कठू चढ़े, मैं बां सराला तो पढ़े पढ़े, लेकिन मेरे यहाँ याद आवा मैं एक गाइड पढ़ी, मैं कठी यहाँ मध्य मंडल भी सागे शामिल कर रखो, कद पढ़ी कठे पढ़ी क्या मैं पढ़ी, धुंधली सी पिक्चर आवे मेरे, तेरा धुंधली सी आवे, 1/3 गई धुंधली कौन रखनी, या तो पिक्चर में आवे या फिर कौन आवे, दोवा में हिसाब किताब सीधो से होना चाहिए। हालांकि इसका बात ये नहीं है कि हम 50-50 वाले आंसर चूज नहीं करेंगे, 50-50 वाले बना के कौन करना है, एक दिन मैंने पहले भी आपको बताया था, वो करने जिनके आपको हो सकता है 2 ऑप्शन आपके कट गए, 2 फिर उसके बाद में बचे, तो 2 बचे हैं, तो ऐसे कुछ 5-7 सवाल हमें अटेम्प्ट करने होते हैं जिनके ऊपर रिस्क लेनी होती है, और उनमें से अधिकांश मैं ये मानता हूं कि ठीक होते हैं। जे बिया काटा मार मार के करना है तो सारा गलत होगा। कोई तीर में तुक्को के दिया पुआ बिल्ली के भागो छिंको हमेशा टूटे को नहीं, और आजकल तो टूटना रसा बहुत ही कम है, ऑप्शन ही अलग अलग तरीका बना के दें, तो इसलिए प्रभावित कतई नहीं होना है, चाहे प्रकृति उसकी कितनी सरल हो कितनी मुश्किल हो, उस प्रश्न का जो मूल भाव दे रखा है उसको हमें समझना है। अटक रहा कई बार कह रहे ना रफड़ रफड़ करके रही मतलब है चाल पड़े आगे, तो विश्व काम कौन करना है। अब इससे संबंधित ये होमोस्फीयर में कौन सा सम्मिलित है या कौन सा नहीं है, ये भी ध्यान करना है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। होमोस्फीयर में शामिल है तो है का उत्तर देना है, नहीं है तो नहीं का देना है। 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, वो ग्रुप के अकॉर्डिंग बना करके कैसा ही सवाल है दे सकता है। फिर उसके बाद में यहां से जो अगला जो सवाल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो सवाल आपके सामने, यहां आप इस डायग्राम को देखोगे, हालांकि नोट्स पढ़ने जो थोड़ा सा पढ़ना टाबर के लिए आसान हुए, पेज गमात की मान नहीं कोनी, क्योंकि वो तो सीधो ही ऊपर सरकाण खातरी हुए,
इम तो कोई मैं देख ली पास सब है परता का नाम लिखेड़ा, ठीक है, आरसी के एक होमोस्फीयर लिख रखे हो, एक ऑटोस्फीयर लिख रखे हो, अंदाजा लिख दिया हो कठी आपके हिसाब आ एक बीच में लाइन सी मार रखी ये आए। अब यहां कई सवाल आपके सामने ये हैं, ये आप देखो कि धरातल का औसतन जो तापमान हम 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड आप कहते हो, इस धरातल से आप देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, सौरमंडल के ऊंचाई के साथ में जाएंगे, हम सब ने ये बात पढ़ी है, ऊंचाई के साथ में जाते हो तो तापमान में क्या होती है, कमी आती है। और इसीलिए आपने महसूस किया होगा लोग पर्वतीय भागों के अंदर गर्मियों में घूमने जाते हैं तो उनको ठंड लगती है। 165 मीटर की ऊंचाई के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हो, या 1000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो यहां ये कम होते होते तापमान कहां तक पहुंच गया है, -70 या -80 डिग्री। -80 दे रखा हो तो -80 कर लेंगे, और -70 दे रखा हो तो -70 कर लेंगे, क्योंकि कहीं पे -70 दे रखा है, कहीं पे -80 दे रखा है, तो दोनों में से कोई एक जो भी आएगा उसको चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद में आप देखो सौरमंडल का ऊपरी भाग तक जाते जाते तापमान कम होकर के -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच गया। फिर उसके बाद में समताप मंडल में कुछ दूरी तक तापमान आपका समान रह रहा है, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे तापमान में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यह सवाल भी पूछा गया -80 डिग्री या -70 डिग्री, यानी सौरमंडल के ऊपरी भाग के अंदर तापमान कितना पाया जाता है। आगे इसके ऊपर हम विषुवत रेखीय और ध्रुवीय भागों के अंदर अलग अलग पाया जाएगा, लेकिन यहां पे हमने भूमध्य रेखीय क्षेत्र का लिख रखा है, -80 डिग्री तक चला जाता है। ये शायद पिछले पेपर में आया था या उससे पिछले में आया होगा। ये सवाल भी कई बार आया हुआ है, और सेकंड ग्रेड के पेपर में भी आया था एक में। ये वो व्हाइट और दिखे किंग मासी, ठीक है। यहां पे आप देखो कि सौरमंडल में ऊंचाई के साथ में गए, आपने देखा तापमान में कमी हो रही, थोड़ी दूर तापमान स्थिर रहा, फिर उसके बाद में तापमान में वृद्धि हो रही। और यहां पर तापमान में वृद्धि का हम कारण बताएंगे ओजोन गैस की अधिकता। किसकी बात करेंगे, ओजोन गैस की। और ये तापमान बढ़ते बढ़ते आप यहां पे देखोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ये सवाल भी पूछा गया। समताप मंडल कह दीजिए, समताप मंडल के ऊपरी भाग में तापमान कितना पाया जाता है, तो कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर फारेनहाइट में कहेंगे तो कितना 32 डिग्री फारेनहाइट। दोनों ही सवाल पूछे गए हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 डिग्री फारेनहाइट। यहां पर आप ये देख रहे हो तापमान में वृद्धि हो रही है। फिर उसके बाद में आप गए अगला तीसरा, जिसकी बात करो आप मध्य मंडल। मध्य मंडल में आप जाओगे, ऊंचाई के साथ में तापमान में क्या होगी, कमी होगी, गिरावट होगी। और ये तापमान गिरते गिरते कहां तक चला गया, -80 से लेकर के 100 डिग्री तक। आप -100 डिग्री याद रख लीजिए, ये भी पीछे आया था। यहां पे ये कहना चाहता है कि आप ऑल ओवर पूरे वायुमंडल का अगर विश्लेषण करते हो तो सबसे न्यूनतम जो तापमान है वो मध्य मंडल के ऊपरी भाग में पाया जाएगा, मध्य मंडल के ऊपरी भाग में। तो वायुमंडल में सबसे कम तापमान कहां पे मिला, मध्य मंडल के ऊपरी भाग में, देख लिया यहां पर। फिर उसके बाद में इनको बोलते हैं ताप मंडल यानी थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के अंदर 2 लेयरें शामिल हैं आपकी, ये भी हम आगे करेंगे। तापमंडल में कौन कौन से भाग हैं, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब देखो इसमें निरंतर क्या हो रही है, तापमान में वृद्धि हो रही, आयन मंडल में भी बढ़ रहा है और बहिर्मंडल में भी तापमान में वृद्धि हो रही है। तो ये निरंतर इस प्रकार से तापमान में वृद्धि होती जाए। अब यहां से डाटाबेस सवाल हो सकते हैं, लैंग्वेज बेस सवाल हो सकते हैं, और डायग्राम बेस हो सकते हैं। डाटाबेस तो ये हो गया, सौरमंडल के ऊपरी भाग में तापमान कितना पाया गया, तो आपने बता दिया -70 या -80 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा उसने दिया समताप मंडल के ऊपरी भाग में तापमान कितना होगा, आपने बता दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फारेनहाइट। तीसरा आपने कह दिया कि वायुमंडल में सबसे न्यूनतम तापमान किस जगह पे पाया जाता है, तो आपने बता दिया मध्य मंडल के ऊपरी भाग। कई बार यहां भी हुआ गुरु, मध्य मंडल तो दे दियो आप पढ़ लियो, और वो कह रहा है कि वायुमंडल में न्यूनतम तापमान मध्य मंडल के निचले भाग में पाया जाता है। अब निचलो ऊपर लो आप बड़ा पढ़ना भूल गया, बाकी तो पूरी की पूरी लैंग्वेज वही दी है जो आप पढ़ना चाहते थे, लेकिन निचले को आपने अपने आप ही क्या पढ़ लिया, ऊपरी पढ़ लिया। कदमांगी पढ़े गयो, वो बेरो ही कौन पढ़े, वो तो बाद में जब जार लागे फिर आगे जिया पेपर होलू थे निकलो नहीं,
निकलता ही जिया कहीं 100 सवाल है यार, 100 मुंह थोड़ो सो ठीक ठाक मतलब आसान सो पेपर हुआ कटता यहाँ कह अपना 90-95 सही बैठेगा। थोड़ी दूर चल ले गाड़ी गुडी में बैठे जब 95-85 पर आ गयो, घरे आगे रोटी पानी खाई इतना में आ गयो 80 पर, अगले दिन उठो इतना में आ गयो 75 पर, फिर 5-7 दिन बाद में कोई और इन्हें बिने किताबों में मिला हुआ है जो वो आज 60 पर। आ कंडीशन बहुत सारा सागा हुआ है, इन कारण बठू थे निकलो जो तो थने सारा ही ठीक लगेगा। ये प्रियम कोई दम वाली बात ही कोनी, तो तेरे 60 ही क्यों कर बने दम वाली को नहीं जदे दूसरो यहाँ के यार मने तो लग गयो तो ओखो बाकी देखी जाके बच्चे को जे भाई 65-70 कोई बच जा तो आ कह वो खानी 65-70 बच जा तो मन लगे ठीक है। इतना सोरा पेपर में यार तेरे 65-70 ही बचेगा, 60 आ रही तुम्हें बताइए बेंगा और नीचा और आवेगा। कई बार थोड़ा सो ठीक पेपर हो तो आरपीएससी सामने मांगती और निकले, उधारा भी देना पड़े, जे उधारा और सिस्टम हो तो कई पंडो कौन छूटे हैं। 2006 के अंदर जो वैकेंसी आई थी 3rd ग्रेड की, उसमें मेरिट बहुत कम रही थी, मतलब आप यूं मान के चलो 50% के आसपास थी जो लोग पास हुए थे, और उसमें जो नंबर आए थे ना वह माइनस में आ रहा लोगों में चोखा वाला। तो कहने का भावार्थ ये है कि थोड़ा सो पेपर अगर ठीक हो नहीं तो माइनस में आना भी कोई घनी बड़ी बात को नहीं हो, यहाँ चक चक के यहाँ टेके यहाँ सीधा ही हर बॉल पर छक्को मारना चाहे कैच आउट हो तो जाए अरे बेरो और कौन पढ़ने लग रहे हो। तो यहां पर इतनी बातें तो आपने कर ली। अब मैं ये कह रहा था कि लैंग्वेज के बेस पे आपके सामने कैसे बनाएगा वो सवाल बना सकता है, हालांकि मन लागे को नहीं इतना दोरा बनावे कि, लेकिन फिर भी थे थारा का नहीं हूं, हर स्तर के ऊपर हमें तैयार रहना चाहिए। न्यारी तो कोई बात तो पढ़ने कौन लग रहा है, सिर्फ आपको एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना सीखना है उस चीज जो लिखी है बेंग ऊपर, नहीं तो सीधो पेज नहीं है बांसता तो मिनट 2 ही लागे, कोई ज्यादा बड़ी बात को नहीं, हाँ दिखो नहीं मतलब वो कोई दिक्कत को नहीं कर देगा, आओ रगड़ देगा वो तो दिखने लगे रगड़ तो देंगे अगलो थाने रगड़ दे नहीं। लैंग्वेज ये दी, पहली लैंग्वेज दी है सौर मंडल में ऊंचाई के साथ में जाने पर तापमान में कमी होती है, आपको कोई डाटा नहीं दिया कितनी कमी होती है, ये कोई सवाल नहीं पूछा। सौर मंडल में ऊंचाई के साथ में जाने पर तापमान में कमी होती है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। समताप मंडल में ऊंचाई के साथ में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट दे रहे हैं आयन मंडल में ऊंचाई के साथ में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, यह स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि आयन मंडल में आप देख रहे हो सॉरी हाँ आयन मंडल में तो होती है, सॉरी मध्य मंडल के अंदर ऊंचाई के साथ में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, अगर ऐसा सेंटेंस देता है तो यह क्या होगा, गलत होगा। लेकिन आयन मंडल में ऊंचाई के साथ में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, इसका मतलब यह स्टेटमेंट ठीक होगा। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट भी बनाए जा सकते हैं। कई बार जब ऐसे स्टेटमेंट बनाते हैं ना तो एक परीक्षार्थी की ये नहीं उसने कुछ अलग पूछा है, बात वही पूछी है जो हम पढ़ के गए, लेकिन जैसे हम बड़ा प्रश्न देखते हैं ना, एक तो ऐसे दे दिया सबसे न्यूनतम तापमान वायुमंडल में कहां पर पाया जाता है, डाटा तो आपको उस स्थिति में भी याद करना पड़े और डाटा आपको इस स्थिति में भी याद करना पड़े, लेकिन जैसे ही प्रश्न की लैंग्वेज आप लंबी देखते हो तो मनोस्थिति कुछ बदल जाती है और ऐसे लगता है कि ये तो बहुत ही क्लिष्ट या मुश्किल प्रश्न बना दिया, जबकि प्रश्न मुश्किल नहीं था। प्रश्न को जब आप लैंग्वेज पढ़ते हो तो आपको पता चल रहा है कि बिल्कुल ही आसान बात जो हम पढ़ के आए वही है। अगला इसमें डायग्राम से संबंधित कैसा सवाल हो सकता है, ऐसे सवाल दे सकते हैं, ये आया हुआ पेपर में, जैसे उसने इस प्रकार से 4 डायग्राम आपके सामने बनाएगा, हम नाम नहीं लिख रहे हैं यहां पे, मैं एक का मतलब आप समझ गए सबके अंदर, यानी सौर मंडल की बात करेंगे, और 2 नंबर का मतलब यहाँ पे समताप मंडल की, और 3 नंबर का मतलब मध्य मंडल, और 4 नंबर का मतलब आयन मंडल, और 5 नंबर का मतलब बहिर्मंडल। अब वो आपके सामने है इसी प्रकार से, ऐसे होगा। अब क्या किया, चारों के अंदर इस प्रकार से चित्र बनाने शुरू कर दिए, जैसे आप अभी पहला चित्र जो सही है वो यहाँ पे मैं बना रहा हूं, ऐसे हमने देखा था, इस साइड के अंदर माइनस में, इस साइड के अंदर प्लस में है, ऐसा डायग्राम सीधा इस प्रकार से चल रहा है। थोड़ा ऐसा किया, फिर इसके बाद में वृद्धि होगी, फिर उसके बाद में कमी होगी, और फिर उसके बाद में निरंतर क्या हो रही है, वृद्धि होती जा रही। दूसरे के अंदर इसमें क्या किया, यहां पे ये प्लस था, ये माइनस था, यहां पे ऐसा शुरू कर दिया, ये बढ़ना शुरू कर दिया, ये घटना अपने आप से कैसे किसी प्रकार की लाइन एक ये बना दी। तीसरे के अंदर आपने देखा कि
यहां ये प्लस में और ये माइनस के अंदर इस प्रकार से दोनों के अंदर घटता हुआ गया। फिर आप देख रहे हो यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, हो सकता है ऐसा। फिर इसके अंदर इसने क्या किया, इस प्रकार से प्लस में जा रहा है, यहाँ माइनस में, फिर ऐसे आप एक लाइन मान लीजिए या ऊपर जाकर के इस प्रकार से घट जाएगा। अब जब हम पेपर के अंदर ऐसे सवाल देखते हैं ना, तो हम तो पढ़ के तो सारा वायुमंडल की संरचना गए थे, और आगे आते ही ये आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है। अब ठीक तो कभी किताब में देखियो कौन, सारा ही ठीक ही लगे भाई, यहां समझ में कौन लग रही हो की है। फिर यहां कई देर फिर आपके हिसाबों एक टिका दें। ये सवाल आए हुए हैं और अपने इनकी तरफ है ध्यान नहीं देते, इसलिए जब आप अब पेपर के अंदर अगर ये आता है तो मेरे विचार से हमारे लिए मुश्किल बात नहीं है। जो हम पीछे पढ़ के आए थे वो सेम ही आप ये बता रहे हो कि सौरमंडल में ऊंचाई के साथ में गए तापमान में कमी दिख रही है, समतापमंडल में आपको क्या दिख रही है, वृद्धि दिख रही है, फिर आप मध्य मंडल में कमी हो रही, और फिर उसके बाद में निरंतर वृद्धि हो रही। तो इसका मतलब ये डायग्राम आपका बी वाला है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाए। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बता दो आगे, अच्छी बात है। ये तो चित्र तो दियड़ है, देख लियो होगो है। नेक्स्ट अब बोले पूरी होगी कि पूरी को नहीं, अब एक एक को बारी आओगी अब तो। अब सबसे पहले पढ़ेंगे सौरमंडल। मैं बता दूंगा एक चित्र और रह रही है वो, कोई बात नहीं, हाँ मन बेरो है यानी वायुमंडल की परतों के अंदर जो पहली बात करेंगे सौरमंडल। सौरमंडल को ही दूसरा नाम आपने क्या किया, स्फीयर। ए भी सारा एक कारण लिखड़ है, पूछड़ है, मैं मेरे का नहीं, ठीक है नहीं, अच्छी रांद है तो इतना इतना याद रखना पड़ेगा। तो फिर इसी को आपने एक सौरमंडल बोल दिया, इसी को ट्रोपोस्फियर, या फिर इसको क्या बोल देंगे, विक्षोभ मंडल, या फिर विक्षोभ मंडल, ये भी पूछ लिया गया। या फिर परिवर्तन कह दिया, परिवर्तन मंडल, या फिर संवहनीय मंडल। किया पूछड़ है, ईसा सोरा सवाल पूछे के माने पूछ ले तो थारे भी पांती आ जाओ, लेकिन थारे सारा फिर 100 ही आओ, कोई दोरा को नहीं थे, इतना राज्य होने की जरूरत को नहीं है कि थारे खातर कोई एक खातर न्यारो देगो, सबके लिए एक जैसा ही होगा, आसान है तो जो मुश्किल है तो। लेकिन फिर यहां पे ये कह रहे हैं कि सौर मंडल को अंग्रेजी में अभी हम कह के आए थे ट्रोपोस्फियर बोल देंगे, यहां पे एक नाम लिखा है विक्षोभ मंडल, क्योंकि हर समय इसमें मौसमी घटनाएं घटित होती रहती हैं और वायुमंडल है वो विक्षुब्ध रहता है, मतलब शांत नहीं रहता है, अशांत रहता है, इसीलिए इस मंडल को क्या बोल दिया, विक्षोभ मंडल। सवाल ऐसे आ गया जैसे क्षोभ मंडल को और किस नाम से पुकारते हैं, या विक्षोभ मंडल का संबंध किस मंडल से है, तो विक्षोभ मंडल का संबंध किससे है, परिवर्तन, क्योंकि हर क्षण हमने कहा था मौसम बदलते रहते हैं और वो परिवर्तन यानी चेंज हो रहा है। तो प्रश्न आ गया परिवर्तन मंडल का तात्पर्य किस मंडल से है, तो किससे है, तो मंडल कह दीजिए या ट्रोपोस्फियर कह दीजिए। सेवनीय मंडल, सेवनीय मतलब हवाएं गर्म होकर के जब ऊपर उठती हैं उन धाराओं को हम बोलते हैं सेवनीय धाराएं। तो इसलिए सेवनीय धाराएं जो सबसे प्रबल या मजबूत जो हैं वो इसी मंडल में पाई जाती हैं, इसलिए इस मंडल को आप क्या बोल देते हो, सेवनीय मंडल। तो यहां पर जब आपके सामने आएगा तो ऐसा सवाल ही होगा, सेवनीय मंडल का तात्पर्य क्या है, विक्षोभ मंडल से तात्पर्य क्या है, या फिर परिवर्तन मंडल से तात्पर्य क्या है। तो ये सब किसको इंगित कर रहे हैं, क्षोभ मंडल को। अब आप ये देख रहे हो कि इसके अंदर मैंने कहा था कि हर समय कुछ चेंज होते रहते हैं, मौसमी घटनाएं घटित होती रहती हैं, और विक्षुब्ध यानी रहता है शांत नहीं रहता है। इसलिए जो ट्रोपोस्फियर की अगर आप बात करते हो
तो इसका अगर शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या है? यह भी सवाल पूछा गया, ट्रोपोस्फियर का शाब्दिक अर्थ है, तो शाब्दिक अर्थ का मतलब मिश्रण का मंडल, यह सवाल पूछा गया, मिश्रण का मंडल, क्योंकि मिक्स होता रहता है हर समय, इसलिए इसको क्या बोल दिया? मिश्रण का मंडल। जी हाँ पंडित जी, नामकरण करे करे नहीं आपने करे यकीन की, उसी प्रकार से ये ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल की बात कर रहे हो, नामकरण कर्ण करोगे आंगो पंडित कौन हो नामकरण रो? टिजरेंस डी बोर्ट, टिजरेंस डी बोर्ट, ये भी सवाल पूछा गया है। अब उसके बाद में हम ये देखेंगे, औसत ऊंचाई की बात करोगे, औसत ऊंचाई कितनी थी? 12 किलोमीटर। यह सवाल भी पूछा गया कि सहवन मंडल कह दीजिए, विक्षोभ मंडल कह दीजिए, परिवर्तन मंडल कह दीजिए, औसत ऊंचाई तो कितनी है? 12 किलोमीटर। लेकिन यह ऊंचाई एक जैसी नहीं पाई जाती है, यह ऊंचाई एक जैसी नहीं पाई जाती है। इस प्रकार से अगर आप देखते हो, ऐसे दिखा रखी है, ये मैंने यहां पे 0 डिग्री लिख दिया, ऑब्लिक भूमध्य रेखा लिख दी, जो नीचे नीचे आपके जो डायग्राम है ना वो देखना, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, और इस साइड में मैंने लिख दिया ध्रुवीय क्षेत्र। कौन से? ध्रुवीय क्षेत्र। अब ध्रुवीय जो क्षेत्र है उस साइड में हमने हाइट लिख रखी है 6 से 8 किलोमीटर। कितने लिखे हैं? 6 से 8 किलोमीटर। और जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है उसमें लिख रखी है 16 से 18 किलोमीटर, या फिर 17 से 18, कुछ भी देते। अब इससे क्या साबित हो रहा है कि क्षोभ मंडल जो है, औसतन तो आपने बता दी 12 किलोमीटर है, एवरेज जो हाइट है वो तो, लेकिन ये इस प्रकार से ढालू रूप में है, ऐसे है। आपने देखा कि जैसे अपने में यूं मान लीजिए कि जहां टेंट देखड़ होगो, थारो तंबू देखड़ होगो, जैसे आप यूं मान लीजिए कि मैं जो खड़ा हूं, ये जो जगह है इस छत के ऊपर, आप यूं मान लीजिए, इसको हम 0 डिग्री बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 0 डिग्री। और दोनों साइड के अंदर आप यूं देख लीजिए कि उस साइड की छत, जैसे ये तो प्लेन हो गई, लेकिन तंबू होता तो ऐसे होता ना, तो 0 डिग्री वाला एरिया है ये तो ऊंचा है, और ये जो ध्रुव वाला एरिया है वो क्या है? नीचा है। तो तब हमने लिख दिया कि भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहां पर तो हाइट कितनी है? 16 से 18 किलोमीटर। और ध्रुवीय जो भाग है, जैसे इस साइड के अंदर हो गए, इस साइड के अंदर हो गए, तो ध्रुवीय भागों के अंदर हाइट तो कम ही रहेगी, तो हाइट कितनी है? 6 से 8 किलोमीटर। हम इसका रीजन भी देखेंगे आगे। अभी जो इसके अंदर जो बात कर रहे हैं ना कि यहां पे ये फिर ऐसा क्यों नहीं है भाई, समतल होता तो 12 किलोमीटर का होता तो इस प्रकार से होता, लेकिन अभी मैंने बात कर ली कि ये बीच में से इस प्रकार से ऊपर उठा हुआ है और दोनों ओर से नीचे है। सूर्य का सबसे अधिक जो तापमान है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होगा, ध्रुवीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। इसका मतलब हवाएं जो गर्म होकर के ऊपर उठेंगी वो ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में कहां पर ज्यादा उठेंगी? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। और हवा गर्म होकर के ऊपर उठ रही है, उस हवा को हम बोल रहे हैं सेवनीय धारा। क्या बोल रहे हैं? सेवनीय धारा। तो सेवनीय धाराएं अधिक प्रबल या मजबूत होने के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंदर इसकी ऊंचाई अधिक पाई जाती है। किसकी ऊंचाई? क्षोभ मंडल की। जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई कम पाई जाती है। यहां से सवाल आपके सामने हो सकता है कथन कारण का। कथन कारण का सवाल कैसे देगा? देखो, ध्रुवीय क्षेत्रों की बजाय, सवाल सुनिए, ध्रुवीय क्षेत्रों की बजाय भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक पाई जाती है। सही है बात है? क्योंकि यहां पे 6 से 8 किलोमीटर लिखा है और यहां पे हमने 16 से 18 किलोमीटर। तो हमने यही तो कहा है कि भी ध्रुवीय भागों की तुलना में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, यानी ऐसा जो डायग्राम था, हमने कह रहे हैं कि ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर हाइट है वो ज्यादा पाई जाती है। ये तो आपका है कथन। और दूसरा कारण के तौर पे वो लिख रहा है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, यानी इस एरिया की बात करें, ये ध्रुव हो गया, ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सेवनीय धाराएं अधिक प्रबल या मजबूत पाई जाती हैं। सही है बात ये? इसका मतलब कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और उसकी व्याख्या भी हो रही है।
सदैव जरूरी नहीं है कि कथन और कारण अगर लिखे गए हों तो उसकी व्याख्या हो। कई बार दो स्टेटमेंट से, अभी हम क्या करते हैं, कई बार ऐसे मानते हैं कि कथन और कारण लिखा है तो हम ये मान के चलते हैं कि दूसरा इसका कारण होगा। ऐसा जरूरी नहीं होता है। दूसरा भी आपका क्या हो सकता है, सीधा सीधा स्टेटमेंट हो सकता है। बोले सीधा स्टेटमेंट कैसे हो सकता है? सीधा स्टेटमेंट ऐसे हो सकता है जैसे अभी आपने पहला कथन बोला था, भूमध्य ध्रुवीय क्षेत्रों की बजाय भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ऊंचाई ज्यादा पाई जाती है, ये बात बोली ना आपने। और उस समय हमने यहां पर बोला था कारण के अंदर यहां पे सेवनीय धाराएं अधिक मजबूत पाई जाती हैं। इसका मतलब कथन ठीक था, कारण ठीक था और उसकी व्याख्या ठीक थी। लेकिन मैंने दूसरी बात यहां पे ऐसे लिख दी, पहला कथन तो आपका यह है, ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ऊंचाई अधिक पाई जाती है। दूसरा आपको वो ये लिख रहा है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ में जाने तापमान में कमी होती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में कमी होती है। अब ये इस कथन का कारण नहीं है, ये भी कारण तो लिखा जाएगा, यहां पे वो कथन नहीं देगा, देगा तो वो क्या, कारण ही देगा। लेकिन आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख दिया, इस कंडीशन में आप ये कहोगे कि कथन और कारण दोनों ही क्या है, सत्य है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं है, ऐसे आते हैं। तो कथन और कारण के अंदर हमें हर बार जरूरी नहीं है कि वो उसकी व्याख्या करे, कई बार उसकी व्याख्या करेगा, कई बार नहीं भी करेगा। कथन कारण के जब सवाल आते हैं तो एक बात और जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि परंपरागत जो आप पेपरों को, जो पुराने पेपर देखोगे उसके अंदर एक बात मिलती है, और अब जो पिछले 4-5 सालों के बाद देखोगे उसमें एक बदलाव मिलता है। पुराने के अंदर क्या था कि इस प्रकार का था कि ए ऑप्शन जो मिलता था उसमें यह आता था कि कथन कारण दोनों सही हैं और वो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। दूसरे के अंदर ऐसे लिखते थे, कथन कारण दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। तीसरे के अंदर आप देखते थे कथन ठीक है लेकिन कारण गलत है, और चौथे के अंदर ऐसे लिखता था कथन गलत है और कारण सही है। आजकल क्या कर रहा है कि वो इस सीक्वेंस को बदल रहा है। सीक्वेंस को मतलब हमें तो रटी रटाई बात है, जैसे आप यूं मान लीजिए कि यही सवाल है और आपने देखा कि भी कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, उसकी व्याख्या भी ठीक है, और आप बिना नीचे ऑप्शन पढ़े, आपको पूरी की पूरी एक तरह से क्लियर बात आ रही है, साफ आ रही है, और आपने सिर्फ ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि आपको पता था कि ये तो ए के अंदर बात होती है, कथन कारण दोनों ठीक है, उसकी व्याख्या कर रहा है। जबकि उसने क्या कर दिया, वो बात वहां पर न दे करके बी ऑप्शन के अंदर दे रहा है या सी ऑप्शन में दे रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें ये देख लेना है कि चेंज कर रहा है, हमें उत्तर बी करना पड़ेगा या सी करना पड़ेगा। इसलिए चारों ऑप्शनों को देखते हुए बात आ रही है तो उसके बाद में उत्तर का चयन करना है। तो यहां पर ये इतनी बात तो मेरे विचार से समझ में आ गई होगी सबके, कि ऊंचाई के साथ में ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंदर ऊंचाई है वो अधिक पाई जाती है। अब एक बात जो और समझने वाली है वो ये है कि अभी जब हमने आमू किसो काम में ले लिया, वो ले लिया क्या है, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर की बात आती है, ऊंचाई की तो आपने बात कर ली, लेकिन तापमान के संदर्भ में हम बात करें तो हम ये बात पढ़ के आए थे कि ऊंचाई के साथ में जाएंगे तो क्षोभ मंडल में तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा, घटेगा, यानी माइनस के अंदर होगी, कमी होगी। और तापमान में कमी किस दर से हो रही है, यानी आपने ये कह दिया, अगले पेज पर ले लेते हैं। हमने ऐसी बात की, ये हमने कह दिया ध्रुवों की बात थी, और ये आपकी क्या थी, भूमध्य रेखा की बात थी। भूमध्य रेखा के ऊपर आपने लिख दिया 16 से 18 किलोमीटर, और ध्रुवों के ऊपर लिख दिया 6 से 8 किलोमीटर, यही तो है। अब हमने अगली जो बात इसके अंदर जो कहना चाहते हैं कि टेम्परेचर के अंदर तापमान में ऊंचाई के साथ में जाओगे तो टेम्परेचर में क्या होगी, कमी होगी। ऊंचाई के साथ में जाएंगे तो तापमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और तापमान में कमी है वो किस दर से हो रही है,
आप यूं कह सकते हो 165 मीटर की ऊंचाई के ऊपर कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप यूं कह दीजिए 1000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर कितना, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा ऊंचाई के साथ में जाएंगे तो। अब अगली जो बात आती है यहां पर, हम वो ये कहना चाहते हैं कि अब ये बताओ, पीछे हम एक बात करके आए थे कि क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में गए तो तापमान घटते घटते -80 डिग्री तक चला गया था। पीछे एक चित्र बना रखा होगा, उसमें शायद, हाँ दिखा नहीं रखा, हाँ इसमें दिखा रखा है, 2 नंबर वाला जो नीचे वाला चित्र है ना, उसमें आप देखना, नोट्स में नीचे वाला जो चित्र है उसमें आप देखोगे यहाँ ध्रुवीय वाला जो पार्ट है उस साइड के अंदर आपको टेम्परेचर लिखा हुआ मिलेगा -45 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा लिखा है यहाँ पे -45 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी ओर आप यहां पे देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तापमान कितना, -80 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों सवाल पूछे गए, ये तो शायद पिछले स्कूल लेक्चर में आया था मेरे विचार से, -45 डिग्री वाला। क्या पूछा था उसने कि क्षोभ मंडल में ध्रुवीय भागों के ऊपरी क्षेत्र में तापमान कितना पाया जाता है, तो आप कितना बताएंगे, -45 डिग्री। अब यहां पे जो चक्कर पड़ रहा है वो क्या पड़ रहा है कि मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की थी आपके सामने कि सूर्य का जो सबसे अधिक जो प्रकाश है या सूर्य की सबसे अधिक जो सीधी किरणें होती हैं वो आपके कहां पे आती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ये 0 डिग्री है, इसका मतलब भूमध्य रेखीय भागों के अंदर सीधी आएंगी और ध्रुवों के अंदर ये क्या होती हैं, तिरछी आती हैं। यही तो बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ध्रुवीय भागों के अंदर तापमान कम होना चाहिए जबकि भूमध्य रेखीय भागों के अंदर तापमान ज्यादा होना चाहिए। इसका भावार्थ तो यही है। ये बात आप कर रहे हो सरफेस की, किसकी बात कर रहे हो, सरफेस की, धरातल की। और ये बात हम कर रहे हैं क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग की। कहां की बात कर रहे हो, क्षोभ मंडल का ऊपरी भाग। यहां पे मैं लिख रहा हूं क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में। अब देखो कथन क्या है, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में, ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तापमान कम पाया जाता है। सही है ना, क्योंकि यहां पे तो क्या था, -45 डिग्री सेंटीग्रेड था और यहां पे तापमान क्या है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप ये कह रहे हो कि यहां पर तापमान जो कम पाया जा रहा है, रीजन क्या है, क्या कारण है, ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई। यहां तो आपने देखा 6 से 8 किलोमीटर ऊंचाई ध्रुवीय क्षेत्रों में, और यहां पर ऊंचाई क्या है, 16 से 18। तो आपके कथन कारण का सवाल क्या हो गया, सवाल यह था ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में क्षोभ, शुरुआत में हम ऐसे जोड़ेंगे, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तापमान कम पाया जाता है। आपने देखा है यहाँ -45 डिग्री सेंटीग्रेड है, -80 डिग्री। वो आपको कुछ नहीं लिख के दे रहा, उसने तो सिर्फ स्टेटमेंट दिया है। और कारण के अंदर वो लिख रहा है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक पाई जाती है। इसका मतलब कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है और उसकी व्याख्या भी ठीक है। क्योंकि हमने ये बात सीखी है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ में जाएंगे तो तापमान में कमी आती है, और तापमान में कमी कितनी आती है, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। या इसी को आप दूसरे कथन के तौर पे ये कह सकते हैं 1000 मीटर की ऊंचाई पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। ध्यान रखना रे, यहां पर भी गलती होने की संभावना होती है। बोले सारी गलती होने की हुआ है कि संभावना, कोई ठीक बात ही तो बता दे करो। गलती होने की संभावना जानना जरूरी है, क्योंकि बाकी ठीक तो थाना मन बेरो है, मेरनू ज्यादा हुए, ठीक है नहीं। हाँ मैं बता दूं जठे एरर होने की गुंजाइश होती है, क्या कर देता है। हालांकि हम आगे तापमान का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे तो वहां पर वापस इन बातों को करेंगे, जहां पे सामान्य ताप हास्तर की भी बात करेंगे, एडियाबेटिक यानी शुष्क और आर्द्र रुद्धोष्म दर की भी बात डिटेल में करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब कई बार यहाँ कड़कड़ा के ना पड़ी हो, उसने 4 स्टेटमेंट दे रहा है और बहुत ही ठीक से सामान्य से आपके सामने बात कर रहा है, और फिर भी वो प्रश्न हमसे गलत करवा लेता है। किस प्रकार से, जैसे उसने दिया कि
वायुमंडल की सबसे निचली, आपसे पूछेगा कितने कथन ठीक है, आप यूं मान लीजिए 1 2 3 4, और 4 कथन दे रहा है। पहला कथन उसने दिया, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। और कोई प्रश्न है? ठीक है। दूसरा उसने कहा कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। ठीक है। तीसरी बात वो कर रहा है, इसका मतलब ये भी ठीक है। तीसरी बात उसने कहा कि क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ में जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई के ऊपर 1 डिग्री ऐसे न लिख करके, जैसे यहां पे लिख रहे हैं ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड न लिख करके उसने लिख दिया 1 डिग्री फारेनहाइट। क्या लिख दिया? 1 डिग्री फारेनहाइट की दर से तापमान कम होता है। तो हमने तो सिर्फ एक पढ़ा था और 165 मीटर पढ़ा था। और अगला स्टेटमेंट उसने दे दिया कि रेडियो जो तरंगे है उनका परावर्तन आयन मंडल से होता है। तो ये तो हम सदैव पढ़ते आए थे। अब वो पूछा उसने क्या कि कितने कथन है ठीक है? बोले सारा ही ठीक है, चारों ही ठीक है जी, हम गलत तरीके गुंजाइश है, क्योंकि वो तो करने लग रहे हैं 165 मीटर की। हमारे नोट सामने लिखे हुए, किताब में लिखे हुए, पढ़ता पढ़ता मैं इतना बड़ा हो गया यार, केब्रो कितना ने पढ़ा दियो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री कम होगा। अरे क्या होगा 1 डिग्री कम है, सेंटीग्रेड या फारेनहाइट? बोले गुरुजी वो पढ़ो को नहीं, आगे फारेनहाइट छिपेड़ो रह गयो, मैं तो 1 डिग्री ताई थे कोई लाइन मारे करो झट से पढ़ो, देखो मैं 8 ताई लाइन लगाई ठेठ ताई 165 मीटर 1 डिग्री होता है भाई, कम होता है, कम के ऊपर भी लगा रखे है। लेकिन उसने सिर्फ एक छोटा सा ही काम किया है, और वो काम क्या किया है? सरल प्रकृति का प्रश्न होने के बावजूद हमारे लिए पेपर हॉल के अंदर मुश्किल हो गया। जब थे कई बार कह करो नहीं घरे तो मैं मन सारी बात आ गई, बात तो आपको आ रही है, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है भाई। आपसे कोई पूछेगा तो आप बिल्कुल बात ठीक बता रहे हो, आपको हर एक बात अच्छी तरीके से आ रही है, आप नोट्स बंद करके पूरे टॉपिक को डिटो टू डिटो सुना रहे हो, और अगले को पता भी है कि बात ठीक कर रहा है। लेकिन पेपर बनाने वाले ने जिया पिंजरे के मां थे रोटी राटी कोई मतलब है या चौपड़ के लगाओ क्या खातर सोर मावर वो उंदरो आगे बिंग मां बड़े बढ़ता ही बच दे काम हो जा। तो सेम एग्जामिनर की दृष्टिकोण आपने सागे भी की इसो तो खेल खेलना पड़े ताकि वो सोरा ही उलझ जा, और मैंने पतो भी को नहीं और एहसास ही नहीं होना चाहिए कि तेरो गलत हो गयो के, क्योंकि गलत होना वो एहसास हो जाए। अगर मुश्किल लैंग्वेज बना दे, क्लिष्ट लैंग्वेज बना दे, आप देख लेना चाहिए जो कंप्यूटर होता है वो अलर्ट हो जाएगा, यार क्या पूछ रहा है, 3 बार पढ़ेगा उसको ऐसे करते करते, कहीं गलत नहीं पढ़ ले। लेकिन जब इतनी सरल प्रकृति की जब लैंग्वेज दी जाती है ना, तो फिर संशय होने की कोई गुंजाइश रहती नहीं। जरूरी नहीं है कि हर बार वो आपसे गलती हो। कल ने कोई जानबूझ के कर दे, बोले 4 की जगह 3 करांगा, गुरु जी का एक तो गलत छापेड़ो वही हुआ है। हाँ, कल ने कई बार कोई यहाँ करके रगड़िया हुआ तो वो बात भी ठीक को नहीं है। समझे नहीं? तो ये बात वो होती हैं पढ़ने से। डाटा मेरे विचार से हमसे लोगों के पास में और भी ज्यादा पाएंगे, किताबें भी ज्यादा पाएंगी, लेकिन एनालिसिस करना सीख लेना, और उसके बाद में मेरे विचार से तो दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी पेपर को जब आप पढ़ते हो और आपके मन में जो भय होता है ना, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब कई यहाँ सोचता हो बोल थान तो इतनी गप मारनी आवे, माने तुड़ती आवे को नहीं अभी। तो ये जो बातें हैं वो कहां से सीख जाओगे? मैंने पहले भी बताया था कि जब आप पेपरों को हल करते हो तो आपके सामने ऐसा दृष्टिकोण आ जाता है कि हम इस वे से सोचें। अब हंसी आ जाए मैंने कई बार टॉपिक को बारे की जिया वो काल वो यहाँ सौ गुरुजी थाने यहाँ किया फील हो वो यहाँ करके बात आ गई। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं थे। मेरा आइडिया 1 मिनट आपको पेपर तक उस चीज के अंदर खराब नहीं करनी चाहिए जिनका आपको पेपर से ताल्लुक नहीं है। ज्ञान लेने के लिए आप जे पढ़ना चाहवागा नहीं तो अगर 100 साल की मन बेरोगे नहीं अपनी उम्र है कि नहीं, एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लेते हैं कि 100 साल तक अगर वो व्यक्ति अगर पढ़ता रहे ना, तो जिया जिया वो पढ़ तो जागो नहीं, बिया बिया बे निया बेरो पड़ेगो कि तू तो अज्ञान नहीं पढ़े हुए, तो कोई अनंत नहीं होगा। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ है पेपर के दृष्टिकोण से उस समय जितनी जरूरत है ना वो बातें कर लीजिए। दिनगी वह बलदेव जी एक वो बताओ मैं बाड़ो कोई ऑनलाइन बन मैं चला रखियो, मैं ये सुनने लग गयो। बीच में एक बात सी कहा, बोले मैं पहले पढ़ तो नहीं सागाड़ा कई के करता, मैं थोड़ा बोलो तो मैंने भाई काम लगा देता। काम लगाने को भावार्थ समझ गया नहीं कि भाई इन तू ढूंढी यार वो यहाँ सी के हो सी जब मैं ढूंढने लग जा, तो फिर बाद में मैंने कहीं बताया अरे तू
आली बातों पर गौर ना करी कर, तेरे काम कर लेकर। तो सेम कहने का मतलब है कि आपके आसपास काम लगाना अर्थान बहुत है। वो भाई जी थे देखियो, भाई जी आधे दिन की लाग गई, भाई जी आप ही लाग रहे वो आपको आपको काम करे थे। भाई जी पा जाए तो मैंने बता दियो, कह दे मन तो पायो को नहीं, तू ढूंढ ले आपने, तन्ने पा जाए तो मैंने बता दी के हैं। वो बेतुक के बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे आपको। ये पूछ गया यो क्लास में यार थे बट लाग रहे हो थान बेरो चेक करने खातर भी होवे, कई बार मास्टर ना आवे कोई नहीं आवे, कई बार यहाँ भी होवे इससे होवे। मैं तेरे खातर कौन कही तू अदरवाइज ना ले ली कड़ी। हाँ वो सोच ले हो कई बार कि मैं कोई पूछ लियो तो मन्ने गुरु जी कही होगा, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई बार ऐसे होता है। तो पूछ लियो कि तो पूछना पाछना रम की को नहीं होवे, पूछना री बात होवे तो पूछनी चाहिए, अगर नहीं आ रही होवे नहीं तो बहन ढूंढनी भी चाहिए। लेकिन कहीं होवे बेतुक होवे काम लगाना रबा खातर ज्यादा दुख पाने की जरूरत को नहीं है। तो यहाँ पर शुरुआत के अंदर 2-4 लाइना जो लिखड़ी है बैठे देख लियो, नहीं थाने ये लागे गया कटसी के मार ले तो नोट्स हम पाई को नहीं। मैं पढ़ के बताऊं कि थाने पावे। पहली पहली लाइन लिखी यहाँ पे, ट्रोपोस्फियर का शाब्दिक अर्थ है मिश्रण मंडल, मिल गया क्या? ये आपने कर ली। तो उसके बाद में नामकरण की बात की तो आपको मिलेगा टिजनेस बोर्ड। फिर उसके बाद में औसत हाइट की बात कर ली, आपने क्या लिखा है 12 किलोमीटर। फिर उसके बाद में लिखा है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में 16 से 18 किलोमीटर या 17 से 18 किलोमीटर। किसके कारण रे? सेवनीय धाराओं की अधिक ऊंचाई पाई जाती है। सेवनीय के नीचे भी अंडरलाइन कर रखा है। फिर उसके बाद में आपने देखा ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई 6 से 8 किलोमीटर पाई जाती है, ये भी करके आगे। फिर उसके बाद में हमने समझा कि सौरमंडल में ऊंचाई के साथ में अभी बात कर रहे थे तापमान में क्या होती है, कमी आती है। और क्यों आती है? वायुमंडल किसके द्वारा होता है गर्म रे? पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण का मतलब हो गया कि पृथ्वी के, एक तो होता है सौर विकिरण, एक होता है पार्थिव विकिरण। सौर विकिरण का मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो धरातल पे आ रहा है, उसको तो हम बोलेंगे इंसोलेशन या सौर विकिरण। अब यहां आकर के वो कुछ समय तक रुकता है और फिर उसके बाद में आपने गर्मियों में कई बार यहाँ एहसास करे होगो, बाद दोपहर जब टेम्परेचर अधिक होता है तो आपने रोड के ऊपर या ऐसे खाली जगह होती है मृग मरीचिका सी ऐसे यहाँ जलसी निकलती दिखे, मतलब अपन ये लागे आग लाग रही है इस प्रकार से, यानी तो वो टेम्परेचर वापस जो रिलीज हो रहा है वो पार्थिव विकिरण है, यानी पृथ्वी से उस विकिरण का वापस जो जा रही है। तो वायुमंडल अब नीचे से गर्म हो रहा है। वायुमंडल कहां से हो रहा है? नीचे से। इसलिए नीचे वाले भाग के अंदर तापमान ज्यादा है, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जा रहे हो तापमान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसीलिए तो हमने कह दिया। और ये तापमान किस दर से कम हो रहा है वो आगे डाटा लिख दिया। 165 मीटर की ऊंचाई के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1000 मीटर या फिर 1000 मीटर को हम क्या बोल देंगे, 1 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। ये बात वापस वही लिखिए नोट लगा के नीचे कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में ध्रुवीय क्षेत्रों की बजाय तापमान कम पाया जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक पाई जाती है। अब बैठा कहिएगा तो 2-3 बार यहाँ पढ़ नहीं ज्वाला सा कान ला जाए, किसे क्षेत्र की बात कर गयो के हाँ होगी मैंने मेरे अब लैंग्वेज पढ़े जब यहाँ अलग सी लागे के थे, यहाँ कह दियो ध्रुवीय क्षेत्रों की बजाय भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में तापमान कम पाया जाता है, फिर आगे लिख दी ऊंचाई अधिक। तो सीधी सी बात है कि ये आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर ध्रुवीय भाग है इसमें ऊंचाई कम है और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ऊंचाई ज्यादा है। अठताई की बात ठीक है क्या? अब इस एक सवाल जो अगला जिसकी हम बात करेंगे कि क्षोभ मंडल से संबंधित ठीक है, इस प्रकार से हमने बात कर ली। ये टेढ़ी होती है, ये आपके 0 डिग्री वाला एरिया हो गया और ये 90 डिग्री यानी ध्रुवों वाला एरिया हो गया। इस क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग के अंदर तीव्र गति से एक हवा प्रवाहित होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? जेट धारा या जेट स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? जेट स्ट्रीम। सवाल आता है जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है क्षोभ मंडल के निचले भाग में या क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में? ऊपरी भाग में आया वो सवाल है, ये भी क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में बता दोगा। अब जितनी भी आप देख रहे हो अधिकांश जेट धाराओं का हम आगे नाम पढ़ेंगे, पूर्वा जेट स्ट्रीम, पश्चिमी पश्चिमा जेट स्ट्रीम, आप ये पढ़ते हो ना।
पछुआ जेट स्ट्रीम का नाम आपने खूब सुना होगा कि हमारे यहाँ पे जो शीतकाल के अंदर जो वर्षा होती है वो आप कहते हो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। फिर हम वहां पे ऐसा शब्द करते हैं पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। फिर आगे आप ये बताते हो वो किसके सहारे आते हैं, उनको लेकर के कौन आता है, तब आप कहते हो पछुआ जेट स्ट्रीम। यानी डायरेक्शन के आधार पे हम उसको बांट लेंगे आगे, पूर्व से पश्चिम चल रही है या पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है। तो यहां पे क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में प्रवाहित होने वाली जो हवा है उसको हम क्या बोलेंगे, जेट धारा, जो तीव्र गति से प्रवाहित होती है। अब इससे संबंधित आपके सामने जो सवाल आ सकते हैं, अधिकांशतः जो मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, अधिकांशतः मौसमी घटनाएं कहां पे घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में। अब अधिकांशतः मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही क्यों घटित होती हैं, बाकी मंडलों में क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने कब बात की थी, जलवाष्प और धूलकण। जलवाष्प और धूलकण मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में। जलवाष्प व धूलकण आपने लिखा था, जलवाष्प लगभग 5 से 8 किलोमीटर ऊंचाई तक 90% जलवाष्प मिलती है। इसी प्रकार से आप देख रहे हो कि डस्ट जो होती है, जो धूल होती है, वो निचले एरिया के अंदर ज्यादा होगी, जैसे जैसे ऊंचाई के साथ में जाओगे वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। धूलकण जो थे वो आर्द्रताग्राही नाभिक का रूप में काम कर रहे थे। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, आप यूं कह सकते हो अधिकांश था, इस बार कॉलेज लेक्चर में आया था सही सवाल, या पिछले कॉलेज में होगा, कि अधिकांशतः मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, तो किसमें, क्षोभ मंडल। बोले इतना सो रहा आवे के, इतना सो रहा आवे तो कि दोहरा थोड़ी आऊंगा, दोहरा तो मैं ही करूं थाने भी यहाँ, तो आप मैं बता दूं। हाँ है अलग अलग है। अरे पहली बाण कड्डो सावल होवे नहीं तो वो दुख कौन पावे थे, देखियो जे ज्यादा पहली सोराई मोड में राखेड़ो होवे नहीं तो आगे तड़फड़ावे। तो ये कारण पहली आठे बेले टाइम में बाण काट लेनी तो ठीक रहे हैं। अरे नहीं ज्यादा यहाँ उत्तेजित हो गए, पढ़ाई ना कर लियो कठी, क्योंकि नहीं तो फिर 5-4 दिन तो पढ़ोगा। कई बार कई सो खतरनाक टाइम टेबल बनावे, 18 से 20 घंटा पढ़ेंगे अब तो, मतलब अब की रणनीति आ गई। और 2-1 दिन पढ़े इतना में मतलब छींकनी सिखाने लगी मैंने पढ़ाई हूं, मतलब फिर वो बंद कर गया और बोले 5-7 दिन गांव चलांगा। अरे तू क्या करे, तो देखी कौन बोले, बाद में कर लेंगे कोई नहीं छोड़। तो इसो टाइम टेबल कौन बनाना, 18-20 घंटा लाग रहे, फिर भी बाद में फिर बेरो पड़े, वो तो गड़बड़ हो गए। फिर बिन 5-7-10 दिन की सीधी जानती रही, बाद में फिर पुट्ठो आ गए, फिर कुट्ठो संभाले, फिर विषय 1-2 दिन फिर यहाँ जोश आयो कब का तो कठी सुन गया और कहीं कहीं बैठे और बोले लेक्चरर बनना है, बोले बन गई छोड़ांगा अब का आप टॉप आप ही करांगा के 450 में 350 पौने 400 नंबर नीचे आना ही नहीं चाहिए के भी जोश के साथ पुट्ठो फिर 5-4 दिन लागे बे बिस्या न्याल को निकले करें। आपने देखा होगा जो दौड़ता है व्यक्ति वो प्रारंभ में धीरे धीरे लंबी अगर रेस को अगर आपको जीतना है तो वो शुरुआत के 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर यानी 10 किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति जोड़ रहा है तो वो शुरुआत के 1 किलोमीटर बड़ा ही स्लो चल रहा है, और फिर उसके बाद में दूसरे किलोमीटर में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में आपने वर्गन अगर दौड़ दौड़ाऊंगा नहीं तो वो पहल पुत सीधो गैर का लगो, मतलब पांचवा आधो किलोमीटर चल लगो इतना फटा बरगेर बैठ जागो बा अगली दूरी तो रहेगी। तो इसका मतलब ऐसा काम नहीं करना, अब से आपको तब तक पढ़ना है जब तक एग्जाम होगा। इतो मट्ठो भी कौन चालनो के चाल ही कौन जा, समझ गया नहीं भाई, कुछ सरासरी को सो काम जकाऊ। हाँ इसो भी कौन है हालो मैंने बोल दे और एक डायलॉग और याद आ गया, मैं वो सुने आज दिन की बात है काल की। वो कह जो कई बार टाबर वो कह जी रोटी खानता हुआ नहीं आप कई बार कह जो दे लास्ट में थोड़ी सी सब्जी बच बोले थोड़ी आधी रोटी दियो के, फिर बा रोटी आधी खाई भी पहली सब्जी खत्म हो गई बोले थोड़ी सब्जी खा लियो के, तो सब्जी का रोटी का चक्र में पेट पाटना री कंडीशन आ जाए। तो कई बार थारस आगे भी पढ़ता इसी कंडीशन आ जाए, तो इसको पेट पाड़ना और दिमाग ने मतलब बोर करना रहा काम भी कौन करना, ठीक है नहीं। तो एक व्यवस्थित मैनेज करते हुए धैर्य के साथ में, लगन के साथ में लंबे समय तक, यानी आपको हो सकता है 1 साल पढ़ना पड़े, हो सकता है 10 महीने पढ़ना पड़े, हो सकता है वो 1.5 साल हो, वो जो भी टाइम पीरियड है, तब तक आपको सफल वो व्यक्ति है जिसने धैर्य कायम रखा है ना। रोज की या उबाड़ हुए मतलब फिर पुठो शांतो
बेंगो मतलब पार पड़ने को दो रही चांस है, इसलिए चलते रहिए निरंतर, और निरंतर चलता रहोगा तो एक दिन मंजिल है बा आसान हो जाएगी। हाँ है, फिर धीरे धीरे अभ्यास में वो चीजें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि अधिकांशतः जो मौसमी घटनाएं वो घटित होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, क्षोभ मंडल के अंदर ही होती हैं, क्योंकि मुख्यतः जलवाष्प और धूल कण इसी के अंदर पाए जाते हैं। वायुमंडल के अंदर आपने देखा कि सर्वाधिक जो घनत्व है, सर्वाधिक घनत्व, क्योंकि जलवाष्प और धूल कण इसी के अंदर थे। कल आपने एक बात की थी कि वायुमंडल के जब हम भाग की बात कर रहे थे, ऊंचाई की तरफ जा रहे थे, तब हमने लिखा था कि वायुमंडल का 50% जो हिस्सा है वो कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है, 5.5। फिर आपने लिखा था 75% हिस्सा 12 किलोमीटर, और आपने क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी बताई है, औसतन तो 12 किलोमीटर ही बताई। तो इसका मतलब वायुमंडल का 3/4 जो भाग है, या आप यूं कह दीजिए 75% भाग किसमें इंक्लूड है, क्षोभ मंडल। मौसम जो वैज्ञानिक हैं, क्योंकि अधिकांशतः मौसमी घटनाएं इसी के अंदर घटित हो रही, इसलिए मौसम वैज्ञानिकों के गहन अध्ययन का कह दीजिए, या उनके अध्ययन का मूल रूप से जो विषय क्षेत्र है वो कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल है। और यहां पर आपने देखा था कि वायुमंडल के अंदर मुख्यतः जो हवाओं की गति होती है वो किस रूप में होती है, लंबवत रूप में, जिसमें आपने क्या कह दिया, सहवन धारा के रूप में। तो ये कुछ स्टेटमेंट नीचे लिखे हुए हैं, देखना आप। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में जेट धाराएं प्रवाहित होती हैं। फिर उससे नीचे वाली लाइन आपको मिलेगी कि जीवन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन जीने के लिए आपको जलवाष्प की, मौसमी घटनाओं की, इन सब की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो बाकी काम होंगे नहीं। तो यानी जीवन की दृष्टि से अगर हमसे पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है, क्षोभ मंडल। समस्त मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं, क्योंकि अधिकांश जलवाष्प और धूल कण इसी मंडल में पाए जाते हैं। यह भी कथन कारण का प्रश्न बनता है। कथन कारण का कैसे बनेगा कि अधिकांशतः या समस्त मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, यह कथन दिया, और कारण के तौर पे कह रहा है इस मंडल में मुख्यतः जलवाष्प और धूल कण पाए जाते हैं। इसका मतलब कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और उसकी व्याख्या भी ठीक है। सर्वाधिक घनत्व इसी मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल में वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75% कह दीजिए, या 3/4 भाग केंद्रित है। क्षोभ मंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म होगा, पार्थिव विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा, पार्थिव विकिरण, क्योंकि हमने कहा था कि सूर्य का जो प्रकाश है वो तो इस प्रकार से लघु तरंगों के तौर पे यहां पे आ रहा है, ये देखो, फिर यहां से गर्म होकर के वापस किसके रूप में जाएगा, पार्थिव विकिरण के तौर पे। तभी तो नीचे टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऊंचाई के साथ में जा रहे थे तो तापमान क्या हो रहा था, कम हो रहा था, पार्थिव विकिरण। और इसके बाद में नीचे एक लाइन लिखी होगी, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस मंडल में देखने को मिलता है, क्षोभ मंडल के अंदर। उसके ऊपर बाकी डिटेल में बात कर लें। मौसम वैज्ञानिकों के गहन अध्ययन का मंडल है, और क्षोभ मंडल में वायु की गति का कारण क्या होती है, ये सारी बातें हम करके आए हैं। यानी 5-7 बातें जो आपको याद रखनी है। मैं सीक्वेंस की अगर बात करूं तो आप इस प्रकार से याद रखना, जिस भी मंडल को बात करें उसमें 2-3 बातें आएंगी। सबसे पहले आपने उसका देखा कि भी उसका तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, आपने बता दिया मिश्रण मंडल है। आपने उसके बाद में कहा कि इसका नामकरण किसने किया, टिजनेंस डी बोर्ड ने। फिर उसके बाद में आपने इसकी एवरेज हाइट की बात कर ली। एवरेज हाइट कितनी है, 12 किलोमीटर। अधिकतम कहां पे है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। कितनी है, 16 से 18 किलोमीटर। न्यूनतम यानी कम कहां पे है, ध्रुवीय क्षेत्रों। कितनी है, 6 से 8। ये तो हो गई ऊंचाई की बात। ऊंचाई के बाद में अगला जिसके ऊपर आपको बात करनी है वो किसके ऊपर बात करेंगे, आप तापमान के ऊपर। यहाँ छोटा छोटा बिंदु लिख लेगा, थारे रिवाइज करने यानी रिवीजन करने के अंदर आसानी रहेगी। तो आपने कहा कि तापमान से संबंधित, तापमान ऊंचाई के साथ में कितना कम हो रहा है, इसके ऊपर आप बात करें। कितना कम हो रहा था, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या 1000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर 6.5। ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान कम क्यों हो रहा था, इसका जवाब हमने बता दिया। वायुमंडल किसके कारण गर्म हो रहा है, पार्थिव विकिरण के कारण। इसलिए निचले भाग में तापमान ज्यादा है और ऊपरी भाग में तापमान कम है। और इसके बारे में भी हमने ये कह दिया कि ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर तापमान आपने देखा था कितना था, -45 डिग्री, और वही भूमध्य रेखीय पे -80 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ऊंचाई ज्यादा थी, यही तो बात की। फिर आपने ये देखा कि इसके ऊपरी भाग के अंदर एक हवा चलती है और उस हवा को हमने क्या बोल दिया, जेट स्ट्रीम बोल दिया। फिर आपने कहा कि इसी मंडल के अंदर अधिकांशतः मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। अब क्यों होती हैं, जलवाष्प और धूल के कण पाए जाते हैं। फिर आपने इसके बाद में इसके अंदर बात की कि भाई इस मंडल के अंदर देखेंगे तो ऑल ओवर वायुमंडल का सबसे अधिक
जो डेंसिटी पाई जाती है, घनत्व पाई जाती है, वो इसी भाग के अंदर है, क्योंकि जलवाष्प और धूलकण मुख्यतः या गैसों का जो सह केंद्र है वो इस भाग के अंदर पाया जाता है। हमने कहा था कि वायुमंडल का 3/4 हिस्सा इसके अंदर निहित है। ग्रीन हाउस की अगर बात करते हो तो इसी एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यानी प्रभाव मुख्यतः। और इसमें जो हवा चल रही है, जो उसको क्या कह रहे हैं, सेवनी है, धारा के रूप में प्रवाहित हो रही है। मौसमी घटनाओं का क्षेत्र होने के कारण मौसम वैज्ञानिक जो हैं, जहां पे घटनाएं घटित होंगी मौसम वैज्ञानिक उसी का तो अध्ययन करेंगे, तो इसलिए मौसम वैज्ञानिकों के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण विषय के तौर पे यही है। फिर उसके बाद में अर्थता ही आगे के समझ में कहीं नाड़ मारो, यहाँ अठे नहीं आओगी तो पेपर मार कह दो कठी तो आवेगी है। हाँ, पेपर दिए बाद में तो काम की बात को नहीं है, कौन सो कह पहली सीख ली। शोभ सीमा, शोभ सीमा को ही आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो, ट्रोपोपॉज बोल दिया। अब इससे संबंधित 2-3 सवाल पूछे जाते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी ना, इस प्रकार से क्यों है हिचकी आवे, याद करे तो कोई है, मैसेज कौन करके आयो कि कौन सा आवे है, किसे ना आवे रे, तन आवे है, तन करिए बावड़ में ही आवे मिलती है। तू कह दे घना ना याद करे करो मैंने, और है अपन गुरु चेला कौन याद करे, ये आ गया तो हाँ, और आगे टाइम हो गया नहीं, और है हाँ सही कहो, आकी है शोभ सीमा है, ठीक है नहीं है? ये आपके एक शोभ मंडल था। यहां तक आपने बात की कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंदर तो आपने कह दिया था 16 से 18 किलोमीटर, इस साइड में 6 से 8 किलोमीटर। कई बार 16 से 18 लिखा हुआ मिल गया, 17 से 18 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपके सामने ऑप्शन आए उसको आप कर लेना। आयडा सारा है बोल, तो बिना आयडा अपन आवी कौन देखो, ठीक है। अब यहां पे इससे संबंधित 2-3 बड़ी बात आ गई, इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, ट्रोपोपॉज की बात कर दें या शोभ सीमा। पीछे वाले के अंदर आप ये करके आए थे, ट्रोपोस्फियर का तात्पर्य था मिश्रण मंडल, क्या करके आए थे, मिश्रण मंडल। इसका मतलब ये वो मंडल है जहां पे मिश्रण की समाप्ति हो गई, ये सवाल है, और मिश्रण की समाप्ति और लगा दें आपने, कई देर होगी लगायो को नहीं। हाँ, फिर उसके बाद में बांगो दादो कौन हो, शोभ मंडल को टिजरेंस डी, दादो मतलब नामकरण किसने किया था, टिजरेंस डी बोर्ट ने, इंगो नामकरण नेपियर सो, तो यहां पे हमने लिख दिया नेप नेप को सुई करो, हाँ है अण नेप दियो नेपियर सो, आया हुआ है नया आयडो, तो बोले गप मारो तो क्या माने के बेरो पड़ेगा क्यों थे, देख लियो नया आयडो तो इर्द गिर्द जरूर आयडो है, ठीक है नहीं, हाँ हो सकता है कई बार सीधा नहीं मिले। यहाँ पे तीसरे जो इसके अंदर आप बात करोगे, यानी ये तो हमने बता दिया कि ट्रोपोपोज का तात्पर्य यानी मिश्रण की समाप्ति, या जहां पर जाकर के मिश्रण रुक जाता है। यहां तक तो मिश्रण हो रहा था, यहां पे आकर के मिश्रण क्या हो गया, बंद हो गया। अब आपने ये देखा कि अगला जो सवाल यहां से पूछा गया वो आपके सामने ये है कि ये कितनी मोटी है, तो ये कितने बताएंगे, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, ये भी सवाल आया हुआ है। 1 से 2 किलोमीटर दे दे या ऐसे दे 1.5, 2, 2.5, 3, तो हम कितना बता देंगे, 1.5 किलोमीटर, अन्यथा आप कह दीजिए 1 से 2 किलोमीटर। नोट्स हम नीचे नीचे दोनों तीनों बातें लिखी है, मिल गई क्या? इसको देखो, जिस प्रकार से ये हमारी छत है ना, जैसे हम बैठे हैं जिस रूम के अंदर, इसको हमने कह दिया ये शोभ मंडल है, लेकिन जहां पर जाकर के इसको आप 1.5 किलोमीटर मोटी नहीं माने, या तो आरसीसी है 6 इंच होगी, 7 इंच होगी, लेकिन जब वायुमंडल के अंदर जाते हैं तो फिर वो कितनी मोटी छत आ गई, 1.5 किलोमीटर, जिसको आपने नाम क्या दे दिया, शोभ सीमा या ट्रोपोपोज। ये शोभ सीमा या जो ट्रोपोपोज है, जो 1.5 किलोमीटर के आसपास आप बता रहे हो, इसको आप यूं बोल सकते हो कि मौसमी परिवर्तनों की छत, क्योंकि मौसम का परिवर्तन तो यहां तक हो रहा था।
अब यहां आकर के आपने कह दिया कि मिश्रण की क्या होगी, समाप्ति होगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे रे, मौसमी परिवर्तनों की, मौसमी, अगले पेज पर लिखड़ी है, देख लो ऊपर ऊपर, मौसमी परिवर्तनों की छत। प्रश्न आया मौसमी परिवर्तनों की छत का तात्पर्य किससे है, तो किससे होगा, क्षोभ सीमा से, क्षोभ मंडल से नहीं कह रहे, क्षोभ सीमा से। ऐसा सवाल भी पूछा गया, क्षोभ सीमा विद्यमान है समताप मंडल व क्षोभ मंडल के बीच में, ये ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं जो पीछे जो शुरुआत में हमने बात की थी। अब इसके बाद में एक लाइन आपको और मिलेगी कि आप इसमें देखा है कि आपने कि ऊंचाई के साथ में जा रहे थे, ऊंचाई के साथ में जाए तो यहां तक तापमान गिर रहा था, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ में गए थे, आपने देखा कि तापमान में क्या हो रही थी, गिरावट हो रही थी, और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंदर -80 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा था, और यहां पर ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर -45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लिखा था। यह तापमान यहां पर जाकर के गिरना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसलिए आप यूं कह सकते हो कि शीत बिंदु को ये जो बाउंड्री है वो दर्शा रही है, यानी क्षोभ सीमा है वो शीत बिंदु को दर्शा रही है। उसके बाद में तो आप समताप मंडल में जाओगे, कुछ दूरी तक तापमान स्थिर रहेगा, फिर उसके बाद में तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कर दो आगे, कई तो सीरियस हो रहे हैं जन के ब्रो, के ही चल रहे इसो की कौन चल रहे हैं, मैं तो यही फालतू की थोड़ा बहुत बता दूं मोही है नहीं दादा, यहाँ बैम ना पड़ो, इतो की को नहीं है। पानी पी गया है क्या, पी आओ अंकुश से।